वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो ऑल द क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। तो भाई पहले आप लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा है या नहीं पढ़ा बाइपोलैरिटी, पहले उसे अच्छे से पढ़ लेना, और नहीं भी पढ़ा तो अभी इसको देख लो, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको अपने चैनल पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपकी इकोनॉमिक्स, क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ का हर एक सब्जेक्ट पढ़ा दी हूँ। तो ह्यूमैनिटीज़ वाले हो तो टेंशन छोड़ दो सिमरन दीदी के ऊपर, और बस जब भी मैं क्लास को अपलोड करती हूँ उसे आके अटेंड करो और ध्यान से पढ़ो, ओके। तो इंस्टाग्राम आईडी लिंक भी लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जहाँ पे आपको हर एक नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो अगर गाइड भी नहीं है आपके पास या है और वो समझ में नहीं आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है, जिस गो एंड फॉलो मी, और वहाँ से नोट्स का काम हो गया, टेंशन खत्म, नोट्स भी पता चल गए कहाँ से मिलेंगे। अब चैप्टर को पढ़ाती हूँ आपको, जैसे ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार वीडियो देखते ही दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है तुम्हारे को, ओके। क्या है चैप्टर का नाम? कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। अब कंटेम्प्रेरी मतलब होता है आज के समय की, सेंटर्स ऑफ पावर मतलब पावरफुल कंट्रियों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि आज के समय पे इन द प्रेजेंट वर्ल्ड कौन कौन सी जो है हमारे पास में पावरफुल कंट्री है। सोचो कौन सी है, तुम कहोगे अमेरिका, अरे यार वो तो है ही ना, शुरू से पता ही है हमारे को। और कौन सी है? वी कैन से चाइना, ऑब्वियसली, वी कैन से हम इंडिया भी है ही, ठीक है। यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, बहुत सारी कंट्रीज़ है। और क्या है आजकल आपको, साउथ कोरिया इज़ वेरी पावरफुल, जापान इज़ वेरी पावरफुल। तो ऐसे ही कुछ कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जो बहुत पावरफुल है। और अब पढ़ना क्यों है इनके बारे में? क्योंकि लास्ट चैप्टर हमने कहाँ पे एंड करा है, याद करो। लास्ट चैप्टर हमने एंड करा आफ्टर द एंड ऑफ द बाइपोलर स्ट्रक्चर। लास्ट चैप्टर जो था हमारा बाइपोलैरिटी, उसमें हमने पढ़ा कि देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बाइपोलैरिटी शुरू हो गई थी। एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ होता था यूएसए। ये बाइपोलैरिटी का दौर चला लगभग 1945 से 1992 तक, मान लो आप, जब तक हमारा जो है यूएसएसआर जिंदा था, 1991 कह सकते हो आप, ठीक है, जब तक कोल्ड वॉर चल रहा था हमारा। फिर क्या हुआ, ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया। पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, याद है ना? बताओ यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ था, कोई 2 रीज़न ही बता दो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को, ठीक है। और जैसे जैसे आपको चैप्टर समझ में आता रह रहा है मुझे कमेंट करके बताया करो, हाँ दीदी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। आई डोंट वांट कि तुम थैंक यू करो मुझे कि यार दीदी हाँ वो, बट मुझे एटलीस्ट बताओ कि हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है दी। जो कुछ समझ में नहीं आता है तो वो पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन के अंदर, ओके। तो भाई 2 हमारे को समझ में आ गया था कि बाइपोलर वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स थी, एक यूएसए एक यूएसएसआर। फिर मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर खत्म हो गया था, 1991 तक डिसइंटीग्रेट हो गया, तो वर्ल्ड में बस अब एक सुपर पावर बची थी जो है यूएसए। एंड यू नो यूएसए की जैसे ही यूएसएसआर खत्म हुआ था 1990 के बाद में, ये यूएसए जो था इसकी बहुत दादागिरी चली, मतलब इतना डॉन बन के बैठ गया था पूरे की पूरे वर्ल्ड का यूएसए। हर जगह आजकल आप देखते हो ना, तुम घर से बाहर निकलो हर जगह तुम्हें मैकडॉनल्ड्स दिख जाएगा, देश से बाहर जाओ हर जगह मैकडी दिख जाएगा, हर जगह आपको अमेरिका की कंपनीज दिखेगी। तो वो सब तभी शुरू हुआ था। सॉफ्ट पावर कहो आप, सॉफ्ट पावर होती है मतलब कल्चर को इफेक्ट करना। वेस्टर्न कल्चर सब कंट्रीज़ के अंदर भर गया, सब ने अपने ट्रेडिशनल कपड़े छोड़ के भैया ये जीन्सें पहननी शुरू कर दी, और हर जगह पे अमेरिका ने अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट हमारा पहले एक चैप्टर भी होता था यूएस हेजीमनी करके, चैप्टर 3, अब वो डिलीट है, तुम्हें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अमेरिका की बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया था। तो अब हमें ये देखना था कि धीरे धीरे वर्ल्ड में बाकी कंट्रियाँ भी उठे जो अमेरिका को टक्कर दे पाए। तो उन कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जिनको आज के समय पर हम कह सकते हैं कि टक्कर दे पाए वो अमेरिका को और उसको थोड़ा रोक पाए। तो वो कौन कौन सी है? पहली आप पढ़ोगे यूरोपियन यूनियन, इसका नाम है ईयू। अब ढूंढो मैप पे कौन सी कंट्री है ईयू, तो तुम कहोगे दीदी ऐसी तो कोई कंट्री नहीं मिल रही है, आप कौन सी नई कंट्री बता रही हो? ये ईयू, ये देखो ये इसका फ्लैग है ईयू का। तो गाइस ये कंट्री नहीं है, ये ना ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। तो यूरोप आपको कॉन्टिनेंट पता है, तो यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जो थी उन्होंने मिलकर जो है एक दिन बैठी हैं, जैसे ब्रिटेन है इसमें, मान लो अब तो ब्रिटेन नहीं है इसका मेंबर ईयू का, बट पहले था ऑब्वियसली। और आप मान लो फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, बहुत सारे, ठीक है। बाद में एक फोटो में दिखाऊंगी कौन कौन मेंबर है हमारे ईयू के। तो वो सब बैठे और उन्होंने कहा कि हम इकट्ठी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं ईयू, ओके। नेक्स्ट एक आप पढ़ोगे एशियान के बारे में। एशियान भी एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है, ये थाईलैंड जहाँ पे है ना उसके आसपास के कुछ कंट्रीज ने मिलकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। चाइना है ऐसा जो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, जापान है, साउथ कोरिया है, और ये कंट्रीज़ के बारे में आज आप पढ़ने वाले हो। सिर्फ एनसीईआरटी वाली ही मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। स्पेशली 3 कंट्रीज़ है जिनको हम कहते हैं कि वो यूएसए को टक्कर देती है, एक हो गया चाइना, एक ईयू, एक एशियान, ओके जी। चलो अब शुरू करेंगे हम सबसे पहले यूरोपियन यूनियन से, या जैसे आप कह सकते हो ईयू। ये एक ऐसी पावर है, एक कंट्री नहीं है, बहुत सारी कंट्री है इसके अंदर, ठीक है।
PIP लगा देती हूँ, देख लो कितनी सारी कंट्री है। एक समय पे 2016 से पहले ब्रिटेन भी इसी का मेंबर थी, 2016 में ब्रिटेन हट गई इससे, ठीक है, तो वो तो अभी की बात हुई है। तो इन सभी कंट्रीज़ ने मिलकर अपना एक यूरोपियन यूनियन बना रखा है और ये अमेरिका को टक्कर दी थी। अब ये बना कैसे था पता है, अमेरिका की मदद से ही बना था यूरोपियन यूनियन भी। तो चलो देखते हैं कैसे बना था। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, तो तुम्हें पता है ना वर्ल्ड वॉर 2 में कौन कौन थे एक्सिस और अलाइड पावर, याद है नहीं याद है? बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट इतना पता होना चाहिए। एक्सिस पावर थी, याद है, एक तरफ पे जर्मनी था, हिटलर चल रहा था उसमें, इटली था, ठीक है, और जापान था वर्ल्ड वॉर 2 में, और इधर होती थी अलाइड फोर्सेस, इसमें अमेरिका था, यूएसए, आपको यूएसएसआर भी साथ में ही था इसके तब, और ब्रिटेन था और फ्रांस था। तो ना ऐसा हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कि इनके बीच में पूरा आपको तो बॉम्ब गिरे थे वर्ल्ड वॉर 2, सबको पता है क्या क्या हुआ है। तो ये देखो इटली और जर्मनी का है, यूरोप में है, और ब्रिटेन और फ्रांस का है, यूरोप में है। तो ना यूरोप में बहुत बम्बार्टमेंट करी थी इन्होंने एक दूसरे के ऊपर, शहर तहस नहस हो गए थे, इतना खर्चा हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, इतने लोग मर गए थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस कॉन्टिनेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो था यूरोप। अब यूरोप के पास 2 चॉइसेस थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 कि अब ये अपनी आपसी दुश्मनियों को भुला के अपनी इकोनॉमीज़ को संभालें और दोबारा से वही दुश्मनी पाल के रखे। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि नहीं, हम अपना यूरोप का इंटीग्रेशन करेंगे, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम अपनी इकोनॉमीज़ को संभालेंगे और फिर हम अपना जो है आपस में इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। फिर ये जर्मनी और इटली, ब्रिटेन, फ्रांस आपस में अपनी दुश्मनी भूल गए और एक दूसरे का साथ दिया इन्होंने। अब क्योंकि ये लोग ना बहुत गरीबी में चले गए थे, बहुत ज़्यादा, इतनी गरीबी थी, मान लो आपको पहले चैप्टर्स में पढ़ा रखा है, एक ब्रेड खरीदने के लिए संदूक भर के पैसा ले जाना पड़ता था, इतनी महंगाई हो गई थी, पैसे की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई थी इनके यहाँ पे। तो इस महंगाई के अंदर जब ये इतनी प्रॉब्लम में थे, जब भी कोई प्रॉब्लम में होता है पता है उसे कौन बचाने आता है? अमेरिका। अमेरिका प्रॉब्लम में डालता भी है और निकालने भी आ ही जाता है, ठीक है। जब हमारे यहाँ पे भी हमें ग्रीन रेवोल्यूशन कराया हमने, तो हमने भी कहीं ना कहीं मदद अमेरिका से ही मांगी थी, ठीक है, चाहे सही पड़े गलत पड़े, बट मांगनी तो उसी से पड़ती है कभी कभी, ठीक है। तो ये बहुत प्रॉब्लम में आ गया था पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्रीज, क्योंकि ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, देखो ये जो मैंने फोटो लगाई, लोगों की हालत देखो, डब्बे ले लेके खड़े हुए, खाने की पैसे तक नहीं बचे थे। तो फिर यूरोप को मदद करने के लिए आता है अमेरिका। अमेरिका कहता है मैं तुम्हें लोन दूंगा, तुम जो है अपनी जो कंट्री है उसको संभालना शुरू करो। इस लोन को जो है, यही जो लोन दिया गया था बाय अमेरिका टू द यूरोप की ये कंट्रीज, इसी को कहा गया था हमारा मार्शल प्लान। एंड पता है इसमें कितने डॉलर्स का लोन दिया था? 13.3 बिलियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेट हमें पता है अमेरिका ने दिए यूरोप को कि तुम अपनी कंट्रीज को संभाल लो। एंड देन यूएसए ने एक नेटो भी बनाया और बहुत सारी कंट्रीज को अपना मेंबर बना लिया। नेटो क्या था? पिछले चैप्टर मैंने आपको बताया था ना, इससे अपना एक गैंग बना लिया था और कहा था तुम मेरे चमचे हो, मेरे साथ में चलोगे। और वो जो हमारे यूएसएसआर है उसने अपना गैंग बना लिया था। तो फिर इसने नेटो में भी बहुत सारे यूरोप के लोगों को शामिल कर लिया। अब ईयू कैसे बना? तो इस मार्शल प्लान के अंडर में सबसे पहले जब इन्होंने भाई इतनी सारी कंट्रियों को लोन दिया अमेरिका ने, तो अब सबने मिलकर लोन दिया तो उनकी जिम्मेवारी होगी ना कि सब मिलकर लौटाएंगी। तो आपस में बैठ चीट के बात करने के लिए, मैं कह रही हूँ तो 12 बच्चों का ग्रुप है, तुमने बैंक से लोन लिया है कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बड़े होके, तो तुम आपस में बैठ के बात करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाओगे, एक लोकेशन और एक ऑफिस खरीदोगे जहाँ बातचीत करोगे ना। ऑब्वियसली वैसा ही हुआ जब मार्शल प्लान के अंडर में इतने पैसों का लोन मिला बाय द अमेरिका, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहाँ पे यूरोप की जितनी भी कंट्रीज है जिनको लोन दिया गया है वो बैठ के बातें करेंगी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा अंडर द मार्शल प्लान, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बना, OEEC। क्या? OEEC, कमेंट सेक्शन में लिखो कब बना ये बना 1948 में। और ये इसलिए बना था जिससे कि जो है यूरोप को मदद कर पाए हमारा अमेरिका, और ये सब एक दूसरे की मदद कर पाए। फिर इट बिकेम अ फोरम वेयर वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगैन टू कॉर्पोरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। तो ये OEEC में क्या हुआ स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं कि एकदम से इन्होंने कह दिया हम यूरोपियन यूनियन है, हम इकट्ठे हैं, समथिंग लाइक दिस, नहीं, स्टेप बाय स्टेप यूरोपियन यूनियन बना था, बहुत सारे स्टेप्स के अंदर। एग्जाम में ये 8 मार्कर में क्वेश्चन आएगा, ये 8 पॉइंट आप लिख देना, यू विल गेट द फुल मार्क्स, ओके। तो सबसे पहले OEEC बन गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या करते थे, बैठ के ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पे बातचीत करते थे, क्योंकि अभी इन्हें अपनी इकोनॉमी से देन इन्होंने बना लिया अपना गाइस काउंसिल ऑफ यूरोप, ठीक है। ये बनाया इन्होंने 1949 में। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए। पॉलिटिकल कोऑपरेशन क्यों करनी होती है? जब एक पड़ोसी दूसरी पड़ोसी कंट्रीज होती है गाइस, प्रॉब्लम बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं, हमारा पाकिस्तान से, चाइना से, आप कहो हब सबसे ही आपस में हो जाता है ना, कभी रिवर वाटर का डिस्प्यूट है, तो ये आसपास में देश आपस में अब लड़े ना, वॉर पे ना उतरे, इसलिए इन्होंने पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए OEEC के बाद बनाया काउंसिल ऑफ यूरोप अगले साल ही 1949 में। देन इन्होंने अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को
और अच्छा करने के लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई 1957 में। थर्ड स्टेप है, जल्दी लिखो इसको। देन द प्रोसेस एक्वायर्ड पॉलिटिकल डायमेंशन विद क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। देन इन्होंने अपनी यूरोपियन पार्लियामेंट बना ली कि जहाँ पे ईयू की जितनी भी कंट्रीज थी या जितने भी ये बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज थी ना, ये पार्लियामेंट है, वहाँ जाके बातचीत करेंगे, फैसले लेंगे, जो है लॉज वगैरह बनाएंगे। देन क्या होता है, 1992 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो गया सोवियत यूनियन, इट एंडेड, डेड हो गया बिल्कुल सोवियत यूनियन। अब वर्ल्ड के अंदर एक ही सुपर पावर बची थी, वो था यूएसए। तो अब इन यूरोप की कंट्रीज़ को लगा कि भाई अब हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए, वरना अमेरिका अपनी बहुत ज़्यादा दादागिरी करने वाला है। तो उस समय पे ये बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे आ गए। अभी तक जो ये एक ऑन पेपर नहीं कर रहे थे कि हम सब इकट्ठे हैं, वी ऑल आर टुगेदर, और जो है हम एक दूसरे का साथ देंगे, हम लड़ेंगे नहीं, कोई हमारे पे हमला करेगा तो हम भी उस पर हमला करेंगे, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे, ये सब बातों को अभी ये ना धीरे धीरे चल रहे थे। बट जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ और ये सामने था कि भैया अब तो अमेरिका की चलेगी, तो इसलिए तुम कहोगे ना, तुम्हारा दुश्मन सामने होता है, देखा है एक इंसान तुम्हारे सामने वाला दुश्मन अगर ताकतवर होता है, आसपास के लोग झुंड बनाने लगते हैं। तो इन्होंने कहा भैया अब हम झुंड बना लेते हैं, तो इन्होंने फिर अपना झुंड बनाया। द फाउंडेशन वॉज दस लेड फॉर कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी, जस्टिस एंड होम अफेयर्स। तो जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो इन्होंने 1992 में ऑन पेपर अपना यूरोपियन यूनियन बना दिया। आज तक ये एग्जिस्ट करता है यूरोपियन यूनियन में। आज अगर आपका होमवर्क है, गूगल क्रोम से सर्च करो, कहीं से भी सर्च करो, पता है तो बहुत अच्छी बात है, करंट कितने मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन के, लिख के मुझे बताओ। ये जो यूरोपियन यूनियन इनका बन गया, आपने ये सुना है ना, यूरोप में आप घूमने जाओगे बहुत सारी कंट्रीज में सेम करेंसी है, वीज़ा में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, जब मतलब आप ट्रेन में घूम सकते हो। ये सब क्यों है? ये यूरोपियन यूनियन की वजह से। कितनी कंट्रीज़ में यूरो चलता है? क्योंकि इन्होंने फॉलो, ये यूरोपियन यूनियन के अंडर ये सब चीज़ें फॉलो करी थी कि हम कॉमन मार्केट रखेंगे, कुछ कॉमन करेंसी रखेंगे, ये सब इसी में करा था। ओके, तो फिर इन्होंने जैसे यूरोपियन यूनियन बनाया, इन्होंने कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी रखी, ठीक है। ये है एम ऑफ यूरोपियन यूनियन, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव। क्या एम था यूरोपियन यूनियन का? पहला एम ये था कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी। फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है? मैं जैसे मैं हूँ, मैं कंट्री हूँ, कंट्री ए, तो मैं बी सी डी मेरे आसपास की जो कंट्रीज़ है उनसे कैसा डील करूँगी। जैसे चाइना है, इंडिया है, तो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या होगा, फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी में, कि हम बीइंग इंडियन, हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाइना से क्या रिलेशन रखेगी, पाकिस्तान से क्या रखेगी, और बांग्लादेश से क्या रखेगी, अमेरिका से कैसा रिलेशन रखना है, रशिया से कैसा रिलेशन रखना है। हमारी अपनी जिम्मेवारी, हम अपनी मर्जी से अपनी फॉरेन सिक्योरिटी बनाते हैं कि हमने कैसा डील करना है। बट इन्होंने रखी कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी कि जब ये अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी फॉरेनर्स के साथ में रखेंगे, बाकी कंट्रीज़ के साथ में, तो पहले बैठ के बातचीत करेंगे। ये ना हो कि तुम्हारा जो साथ वाला पड़ोसी है, तुम उसके दुश्मन से जाके जो है हाथ मिला लो, नहीं। इस टाइप से कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी रखेंगे, जस्टिस पे, होम अफेयर्स पे ये बातचीत करेंगे, एंड क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, ये जो इन्होंने यूरो बनाया, ये इसी में करा था। ऐसे यूरोपियन यूनियन का प्रॉपर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये यूरोपियन यूनियन इतना तगड़ा कैसे बना, ये हम देखेंगे। ये देखो, ये सारे बैठे हुए हैं बड़े बड़े लीडर्स, और इन्होंने ये पूरा बैठ के यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का साइन करके यूरोपियन यूनियन को बना दिया था। ओके, चलो अब यहाँ पे मैंने एक मैप लगा रखा है, यहाँ दिखा रखा है कौन कौन है यूरोपियन यूनियन का मेंबर। ये पुरानी फ़ोटो है, बाद में और आप देख लेना कौन कौन है करंट मेंबर्स, फॉर्मर मेंबर्स। कुछ छोड़ भी चुके हैं यूरोपियन यूनियन को आज के समय पे, कुछ हैं जैसे ये ग्रेस है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ये छोड़ चुका है इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारी यूरोपियन यूनियन को, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है। तो भाई कैसे दे सकता है, ऐसा क्या है इसके अंदर जो अमेरिका को टक्कर दे देगा? चलो पढ़ लेते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भैया यूरोपियन यूनियन की पॉलिटिकल पावर्स बताओ। ये रहा, अभी लर्न करो, साथ के साथ लर्न करो, नोटबुक उठा लो, लिखते रहो साथ में, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन जो है, और ये ना एनसीईआरटी की लाइन्स को ही मैंने लिखा है अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा कन्वर्ट करके। तो एनसीईआरटी इसके बाद नहीं भी पढ़ोगे कोई बात नहीं, और पढ़ो, बैठ के पढ़ो, बहुत आसान लगेगी अब तुम्हें वो, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन अब धीरे धीरे इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल यूनियन बन गया था, आपको समझ में आ गया, सारे इकट्ठे हो गए थे ये, ठीक है। अब ये नेशन स्टेट की तरह आप काम करते थे कि हम सब बड़ा एक देश है, काइंड ऑफ ऐसा रिएक्ट करते थे। ओके जी, चलो अब इनकी अगर हम बात करें पॉलिटिकल पावर में, और तो इन्होंने एक बार ये भी कोशिश करी थी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, बट वो अटेम्प्ट इनका फेल हो गया था। तभी देखो यहाँ टाइटैनिक बन रखा है, टाइटैनिक डूब गया था ना, तो इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को, कि हम आपस में पॉलिटिक्स हमारी और मजबूत हो पाए, हम जैसे आप
कंट्री की गवर्नमेंट क्या काम करती है, पॉलिटिक्स करती है ना। तो मतलब ये इतने बड़े बड़े देश, आपने एक पार्लियामेंट इनकी थी ऑलरेडी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जिससे सब एक साथ में चलेंगे, तो वो इतना बड़ा स्टेप इनका नहीं हो पाया, ठीक है। तभी जो है इनके ये ऐसा बना हुआ है, ये कार्टून क्वेश्चन अगर आएगा तो ये यूरोपियन यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन जो फेल हुई ना बनने, उसको दिखा रखा है कि टाइटैनिक की तरह ये भी डूब गई थी। इनका अपना फ्लैग भी है, कौन सा फ्लैग है भी दिखाती हूँ ऊपर ले जाके, ठीक है। फाउंडिंग डेट भी है और अपनी करेंसी भी है, अपना नेशनल एंथम भी है इनका। एंड यहाँ पे कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी इन डीलिंग विद अदर नेशंस ये लोग डील करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी मतलब कि जैसे इंडिया है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, अमेरिका, रशिया, इजराइल, किसी भी देश के साथ में हम जो है, आप मान लो साउथ अफ्रीका, कैसे डील करेंगे हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना। तो इनका क्या है, जैसे मैं कह रही हूँ फ्रांस मेंबर है ईयू का और जर्मनी भी मेंबर है ईयू का, तो अब इन्होंने फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी डिसाइड करनी है कि रशिया से कैसे डील करेंगे। तो ये नहीं है कि जर्मनी अपनी मर्जी से कर लेगा, अपनी मर्जी करने के बाद वो एक बार इन लोगों से भी डिस्कस करेगा, मैं ये रखूँगा अपनी पॉलिसी को, ठीक है। एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते हैं, ये डन हो गया। अब यूरोपियन यूनियन ने अपना और भी एरियाज एक्सपैंड करने शुरू कर दिया था, क्योंकि अब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो बहुत सारी कंट्रीज सोवियत यूनियन से अलग हुई थी, ठीक है। मैनी कंट्रीज, जैसे मैंने आपको कहा था सोवियत यूनियन के बहुत चमचे बने पड़े थे ईस्ट यूरोप से, तो वो सारे चमचों को भी इसने यूरोपियन यूनियन में ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अब यूरोपियन यूनियन की जो है ये पॉलिटिकल पावर ना, वो इतनी स्ट्रांग अभी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जो यूरोप की कंट्रीज़ के लोग हैं वो खुश नहीं है कि हम ऐसे एक सुपर गवर्नमेंट को अपनी पावर दे दें, ठीक है। मैं कह रही हूँ एशिया की एक एशियन यूनियन बन गई, जहाँ पाकिस्तान के लीडर्स हैं, चाइना के लीडर्स हैं, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, इंडिया के लीडर्स हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि हमारी कंट्री को रूल करने की, गवर्नमेंट की काफ़ी सारे मतलब डिसीजन वो वहाँ उस एशियन यूनियन में बैठ के लिए जाएंगे। तो तुम खुश होगे, तुम कहोगे नहीं भैया हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ही लेगी, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर लो कि हाँ एक दूसरे का साथ दोगे, ये करोगे वो करोगे, बट नहीं भैया पॉलिटिक्स हमारी कंट्री ही चलाएगी, यही कहोगे ना। एग्जैक्टली यही चीज़ आपको लिखी है कि ये जो इतना इनका प्रोसेस है ना कि एक बड़े देश की तरह हम एक्ट करेंगे, ये नहीं हो पाता है, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो ईयू को, यानी कि यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर नहीं देना चाहते, एंड दे आर करेक्ट कि वो क्यों एक सुपर गवर्नमेंट को पावर देना चाहेंगे। वो कहेंगे हमारे जो खुद के लीडर्स हैं वो बनाए। देयर आर ऑल्सो रिजर्वेशंस अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू मेंबर्स विद इन द ईयू। जब कोई नया मेंबर ईयू का हिस्सा बनना चाहता है तो कई बार लोगों का मन नहीं होता है कि भाई ये भी, इसको भी बना लो, तुम्हारा कोई ग्रुप है तो तुम एक्सक्लूसिव चाहोगे ना, इसे भी लिया है उसे भी लिया है, ठीक है। चलो, ईयू ऑल्सो हैज़ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑल्सो, तो अभी हम ईयू की इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी पढ़ते हैं। अब मैंने आपको ईयू का फ्लैग दिखाना है, ये देख लो, ये है हमारे ईयू का फ्लैग, ब्लू कलर का है, पीछे गोल्ड के 12 स्टार्स बने हैं, 12 यूनिटी का सिंबल है, सर्कल भी एक यूनिटी का सिंबल है, ठीक है जी। बस यही है हमारा ईयू का सिंबल, ओके जी। ये एग्जाम में बार बार इस पे क्वेश्चन आता है। अब पढ़ते हैं ईयू की इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, दैट आई एम सेइंग दैट ये एक जो है बिल्कुल अमेरिका का टक्कर का है, तो इकोनॉमी भी होनी चाहिए जो अमेरिका को तुम टक्कर दे पाओ। तो ईयू की इकोनॉमी सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ऑब्वियसली होगी यार, इतने बड़े बड़े इसके मेंबर्स है, फ्रांस है, जर्मनी है, पता नहीं कौन कौन है, तो सबकी मिला दो इकोनॉमी, सेकंड तो हो ही गई लार्जेस्ट। इसका जीडीपी 19.35 ट्रिलियन से भी ज़्यादा था 2024 के अंदर, ये मैंने लेटेस्ट एडिशन वाली बुक में से निकाला है, ओके। नेक्स्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूरो जो है आपको पता है, यूरो की वैल्यू डॉलर से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यूरो जो है पोज करता है थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ डॉलर। डॉलर को एक ही करेंसी है जो सबसे ज़्यादा टक्कर देती है, वो ये यूरो ही है, ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स से ईयू का ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है? इतनी सारी कंट्रीज़ की मेंबर है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियों का वर्ल्ड ट्रेड बना लो, तो मिक्स कर लो, तो यूएसए से भी ज़्यादा हो गया इसका। अब ट्रेड में इसका शेयर ज़्यादा है तो उससे इसका फ़ायदा होता है, जैसे पलड़ा भारी रहता है कहोगे आप, क्यों? अब ट्रेड रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पता है ना आपको, WTO है, वहाँ बैठ के सब कंट्री जाती हैं, किस कंट्री पे कितने टैक्सेस लगेंगे, इंपोर्ट पे क्या क्या टैक्सेस होंगे, ये रिस्ट्रिक्शंस होंगे। अभी अब तुम सुनते हो कि वॉर हुआ था तो रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे कि यहाँ कुछ नहीं भेजेंगे, कहाँ होता है ये सब डिसाइड? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के ही तो होता है। तो भाई किसी कंट्री के साथ क्या ट्रेड करना है वगैरह वहाँ डिसाइड होता है। तो ये जो ईयू है इतना पावरफुल है ये ट्रेड के मामले में कि कई बार इसकी मर्जी चल जाती है यूएसए से भी ज़्यादा, क्योंकि इसका ट्रेड का हिस्सा ज़्यादा है, ओके जी। चाइना का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहता है वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा तो ईयू की चल जाती है, क्योंकि इनका जो ट्रेड है वो यूएसए और चाइना से भी ज़्यादा हो जाता है। और कभी कोई डिस्प्यूट भी होता है यूएसए और चाइना के बीच में तो ये मीडिएटर बन के आ जाता है, ओके।
और साथ ही के साथ में इनकी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इसमें भी है कि ये एशिया और अफ्रीका दोनों के ही क्लोज है और ये दोनों से ट्रेड भी करते रहते हैं, ठीक है। तो ईयू इंपॉर्टेंट ब्लॉक की तरह काम करता है इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ईयू WTO के अंदर, ठीक है। आगे अब इसकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को हम और अच्छे से पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल पावर क्या है ईयू की। तो फ्रांस जो है उसके पास परमानेंट मेंबर की सीट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल होती है, तुम सबको पता होगा, ठीक है। 5 मेंबर हैं उसके, कौन कौन से 5 मेंबर है, होमवर्क है आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब इस 5 मेंबर्स में से ब्रिटेन भी था पहले, तो ब्रिटेन भी इसका ही मेंबर था। अब ब्रिटेन तो जा चुका है, तो ये जो 5 मेंबर होते हैं, चलो मैं बता ही देती हूँ, तुम भी फिर भी कॉमेंट कर देना। ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, रशिया है और अमेरिका है, ये 5 मेंबर्स है। काश हम भी हो जाए एक दिन, ठीक है। तो ये 5 मेंबर्स के पास बहुत पावर होती है। यूएन के अंदर इनके पास एक वीटो नाम की पावर होती है। अगर ये चाहे कोई भी डिसीजन ये चाहे कि वो मना करवा दे तो मना करवा सकते हैं, कुछ अपने खिलाफ लग रहा हो, इतनी बड़ी पावर होती है ये। तो पहले तो ईयू के अंदर जो है 2 मेंबर्स थे जिनके पास वीटो था। अब ब्रिटेन चला गया है तो अब फ्रांस बैठा है। अगर ईयू के खिलाफ कुछ भी हो रहा हो, जो यूएन में कुछ ऐसा डिसीजन लिया जा रहा हो जो यूरोपियन यूनियन के हक में ना हो, तो ये वहाँ बैठ के वीटो कर देंगे और इनके आ गए मज़े। तो इतनी बढ़िया पॉलिटिकल पावर इनके पास है। ईयू के साथ बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी है। अब यूएन के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं ना, तो ईयू की बहुत कंट्रीज नॉन परमानेंट मेंबर में भी बैठ के उन पे भी वोटिंग्स होती हैं। अब ईयू ने जो है बहुत सारी यूएस पॉलिसीज़ को भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। कई बार ये इकट्ठी हो जाती है तो यूएसए को भी ये अपना दबदबा दिखा पाती है। जैसे कि जब ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ था, उसमें अब ये ऐसे लर्न कर लो, मैं डिटेल में इसको नहीं बता रही हूँ, ओके। यूरोपियन यूनियन की ना एक खासियत ये है कि ये डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं, यानी कि भैया वॉर उठा के तुम पहुंच गए सीधा, बातचीत करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में, नेगोशिएशन करने में, संभाल के बात करने में। इसलिए जो है ये काफ़ी इफेक्टिव प्रूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएसए जब कोई बातचीत करनी हो, ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस समझ में आ गई। आप पढ़ते हैं मिलिट्री भी बहुत अच्छी है इनकी। अगर इनकी कंबाइंड मिलिट्री कर दो, 2nd नंबर पे आ जाएगी अमेरिका के, ओके जी। तो तुम सोचो अमेरिका कितना ताकतवर है, ये इतनी बड़ी कंट्रीज़ को इकट्ठा करोगे तब भी 2nd पे आती है अमेरिका के, ओके। अब एक मेंबर स्टेट जो है ईयू का जो है हमारा फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, लिख लो कमेंट सेक्शन में, याद रखना। ये ना ये ऐसे आएंगे CUET में MCQ की तरह। एंड इट इज़ द वर्ल्ड 2nd मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्पेस एंड कम्युनिकेशन। जैसे अमेरिका के पास नासा है ना, तो फ्रांस 2nd नंबर पे आता है, ओके। एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ईयू क्या है, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंट्री थोड़ी है, बहुत कंट्रीज़ की मेंबर है। ईयू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एरिया सही सब जगह पे सही से काम करता है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ द ईयू, यानी कि कमियां क्या हैं ईयू के ऊपर, ऐसी क्या चीज़ें जो ईयू को रोक रही हैं। शायद तुम्हें तो अभी तक इसका नाम भी नहीं पता था ना कि कोई है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तुम्हें और मतलब इसकी इन्फ्लुएंस और इतनी बढ़ क्यों नहीं पाई है अभी तक। इनका तो ये था ना हम एक बहुत बड़ा सा कंट्री टाइप का अपने आप को डील करेंगे, ये वो, इतना ज़्यादा क्यों नहीं हो पाया। तो पहला रीज़न है यूरोपियन यूनियन सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है, बट बहुत ज़्यादा ये आगे इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि ये लोग अपने ओन फॉरेन रिलेशन रखना चाहते हैं और ये अपनी जगह सही है। अब फ्रांस को रशिया के साथ कैसे डील करना है, जर्मनी के साथ, इटली के साथ, इधर उधर वाले देशों के साथ, तो भाई तुम यूरोपियन यूनियन में बैठ के तो यूरोपियन यूनियन की सुनोगे, बट कहीं ना कहीं सोचोगे ना, नहीं भैया मैं अपनी फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी अपने हिसाब से लगाऊंगा। तो वैसे तो ये लोग बैठ के डिस्कशंस करते हैं, बट कहीं ना कहीं मानते ये अपनी ही है, ठीक है जी। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे, अब ब्रिटेन निकल गया देखो इनके यहाँ से, बट फिर भी आपको बता रखा है, जो जब ब्रिटेन इसका मेंबर था ना, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर जो थे, उन्होंने जब यूएसए ने जो है इराक में इन्वेड करा था ना, तो उनका सपोर्ट करा था। बट जहाँ पे जर्मनी ने और फ्रांस ने तब पॉलिसी को अपोज करा था। अमेरिका गई थी इराक में इन्वेड करने, तो भाई इसने तो साथ दे दिया था ब्रिटेन ने, वहीं पे जर्मनी और फ्रांस तब नहीं दे रहा था, तो आपस में तीनों की बिगड़ गई ना। तो कई बार इनका ऐसा होता है, ये वैसे तो कहते हैं हम इकट्ठे हैं, बट एक दूसरे का साथ नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट यूरोस्केप्टिज्म भी है। यूरोस्केप्टिज्म मतलब होता है किसी बात पे आपको शक हो, शंका हो कि नहीं यार ऐसा तो नहीं, तो वो ये भी है कि इन्हें अब इतना ज़्यादा एक दूसरे की इंटीग्रेट होने, जो मैंने कहा ना कि तुम नहीं चाहोगे एशियन यूनियन बने, ऐसा हो बन भी जाए तो भैया हम उनको पावर दे दे, तो ये प्रॉब्लम है, ओके। नाउ ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थैचर, उन्होंने यूके को आउट रखा था मार्केट से यूरोपियन यूनियन की। इन्होंने कॉमन मार्केट भी बना रखी है अपनी, कि इन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड आराम से हो जाए, ज़्यादा टैक्सेस ना लगे, आराम से ट्रेड हो, फ्री हो, सब कुछ अच्छे से हो, ये सब भी, ठीक है। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht ट्रीटी को जो है रेजिस्ट करा था, और ना ही इन्होंने जो कॉमन करेंसी ईयू है उसको रखा। तो इस वजह से ईयू की एबिलिटी जो है एक्ट करने में फॉरेन रिलेशन में, डिफेंस में थोड़ी लिमिट हो जाती है। जैसे
बिल्कुल अमेरिका की टक्कर का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये इकट्ठे बहुत ज़्यादा भी अभी नहीं हो पाए हैं, ना ही होते हैं, क्योंकि भाई अपनी अपनी कंट्री से अपने आप को अपने हिसाब से ही चलाएंगी। सोवियत यूनियन भी ख़त्म हो गया ना, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है एक हद तक ही चल सकती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कंट्री नहीं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज मिलकर इकट्ठा एक्ट कर रही हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं उनसे, उनको अमेरिका को टक्कर भी मिल रही है उससे। ठीक है, नेक्स्ट सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारी एसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जल्दी से इसको कॉमेंट में लिखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये है इसका सिंबल। ये कहाँ पे है? थाईलैंड देखा है, ये हमारा साउथ एशिया यहीं पे है ये। ठीक है, फोटो दिखा देती हूँ कौन कौन सी कंट्रीज़ फ़िलहाल इसकी मेंबर हैं, ये देख लो आप। थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनिया, लाओ, वियतनाम एंड फिलीपींस। ठीक है, ये सब जो है इसकी मेंबर्स हैं। चलो अब इसके बारे में पढ़ाती हूँ। अब ये जो एरिया था, इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई? ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये वाला, यहाँ मैप पे ही देखते हैं, यहाँ पे बार बार ना कॉलोनी, वियतनाम में आपको पता है कॉलोनी बन रखी थी। ठीक है, जो हम पे जैसे ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाई थी, वैसे ही ब्रिटेन वाले मान लो, जापानीज़ मान लो, बहुत लोगों ने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी। इन्होंने डच मान लो, बहुत उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बना रखी थी यहाँ पे पर्टिकुलर इस एरिया पे। इन जैसे हमारे पे अत्याचार हुए थे ना ब्रिटिशर्स के द्वारा, इन पे भी बहुत हुए थे। तो जैसे ही इन्हें आज़ादी मिलती है ब्रिटिशर्स से और बाकी कॉलोनीज से, तो इनकी भी बहुत बुरी हालत थी। ठीक है, इनको भी अपनी इकोनॉमी संभालनी थी, और आपस में क्योंकि ये पड़ोसी हैं, तो जैसे हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, इनके भी आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट थे, तो इन्होंने ना अपनी एशियान बना ली कि भाई हम एशियान बना लेते हैं, यहाँ बैठ के अब जब हमें आज़ादी मिल गई है तो हम आपस में लड़ेंगे नहीं। जैसे हमारा तो पार्टीशन के बाद देखो क्या हुआ, कितना हमें नुकसान हुआ उससे। तो इन्होंने कहा हमें आपस में लड़ना नहीं पड़ेगा, हम आपस में एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे। कोई लड़ाई की बात भी है कि भैया आपस में बॉर्डर का डिस्प्यूट है, रिवर वाटर का डिस्प्यूट है, तो उसे बैठ के एशियान में हल कर लेंगे। और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कि हमारे पैसे आए, हमारे पे इकोनॉमी हमारी अच्छी हो, उसमें भी एक दूसरे का साथ देंगे। तो इसलिए इन्होंने ये एशियान बनाया था, सिंपल। यही चीज़ आपको यहाँ इस बॉक्स में बता रखी है, क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिक बैकवर्ड थे और इनमें प्रॉब्लम्स भी थी, अभी नेबर्स थे, तो इसलिए इन्होंने एशियान को बनाया था। ठीक है, आज के समय पे तो एशियान बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो एशियान बना था 1967 के अंदर। पहले इसके अंदर सिर्फ 5 कंट्रीज़ थी, 5 कंट्रीज़ ने मिलकर एशियान बनाया था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन्होंने साइन करा था बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक में ये साइन हुआ था, और वहाँ से इन्होंने एक खुद को बना दिया था कि हम अपना क्या है, नाउ वी आर टुगेदर, नाउ वी आर एशियान। ठीक है, अब ये ईयू जैसे लेवल का इन्होंने नहीं बनाया था कि फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी भी कॉमन रहेगी, नहीं। इन्होंने कहा था बैठ के बातचीत करने के लिए है ये। ओके, लेटर ऑन बाद में इसमें ब्रूनिया, दारुसलाम जो ये वाली कंट्री है, ठीक है, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार और कंबोडिया भी इसमें ज्वाइन हो जाता है। तो इससे इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है 10, 5 से इसके मेंबर हो जाते हैं 10। अब 2 मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे एशियान के? एशियान को बनाने का रीज़न क्या था? पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। लिखो कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ये इसका एम हो है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहला मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि क्यों बना, इंडिया से रिलेट करके बता दिया, तो अब तो समझ में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब अनलाइक ईयू, यानी कि ईयू की तरह ये नहीं थे, इनका ये मन नहीं था कि ये कोई सुपर नेशनल स्ट्रक्चर बने जो अमेरिका को टक्कर दे पाए, ऐसा इनकी कोई चाहत नहीं थी। इन्होंने ये बनाया था अपना इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव इंटरेक्शन के लिए, कि इनफॉर्मली हम बैठ के मिल ले, नॉन कॉन्फ्रंटेशन, लड़ाई नहीं करेंगे यहाँ पे, और कॉपरेशन के लिए हम मिलेंगे। जैसे हमारे पास भी है ये सार्क, हमारा जो ये साउथ इंडिया कह रही हूँ मैं, साउथ एशिया जो हमारा है ना, ये जैसे आप मान लो इंडिया है, अगले चैप्टर में पढ़ोगे बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, हम जो आपस में पड़ोसी हैं, हमारे पे भी है एक ऐसी जगह जहाँ हम बैठ के बातचीत करते हैं, बट वो हमारी उस लेवल की नहीं हो पाई है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा लेवल के हो चुके हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बनाया इसलिए था कि भाई आपस में लड़ेंगे नहीं, बातचीत करेंगे, नॉन कॉन्फ्रंटेशन होगा। हाउएवर रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी इज कंसिडर्ड एसेंशियल बाय एशियन मेंबर, और नेशनल सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की। सोवरेनिटी मतलब होती है खुद को रूल करने के बाद, कि भाई हम एक दूसरे पे वॉर करके कब्जा करने नहीं जाएंगे, कि हम उनकी कंट्री को छीन ले उनसे, समथिंग लाइक दैट हम नहीं करेंगे। देन 2003 के अंदर जब बहुत समय ये एशियान अच्छे से चलता रहा, तो इन्होंने अपनी 3 सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई। अब ये खुद को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके गए, थोड़ा सा एक बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन की तरह डील करने के लिए, और हम सब इकट्ठे हैं और हम जो है अपने आप को और तरक्की पर लेके जाएंगे, उसके लिए पहले बनाई इन्होंने एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, फिर इकोनॉमिक कम्युनिटी, और फिर ये है कल्चरल वाली। ठीक है, तो तीनों को पढ़ते हैं। कल्चरल के बारे में हमें नहीं बता रखा होता है, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक के बारे में
हमें बता रखा है। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी क्यों बनी थी? इस आइडिया पे बनी थी कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वो वॉर में कन्वर्ट ना हो। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के टेरिटरी डिस्प्यूट है, वॉर भी हुआ है उसकी वजह से, चाइना और इंडिया का भी है, वॉर भी हुआ है उसकी वजह से, तो पड़ोसियों में ये चलता है और ये सब पड़ोसी थे। तो इन्होंने कहा कि भाई इनमें हो भी रहे थे बहुत सारे, कंबोडिया में बहुत वॉर हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने ये बनाई कि भैया हम ये बना रहे हैं जिससे हमारा वॉर ना हो, ठीक है। मेंबर प्रॉमिस टू अपहोल्ड पीस, कॉपरेशन, न्यूट्रलिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस, कि हम पीस रखेंगे, कॉपरेशन रखेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, इंटरफेयर एक दूसरे की इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं करेंगे। देन इन्होंने एशियन रीजनल फोरम बनाया 1994 में, 1 मार्कर है जल्दी याद रखो, जिसमें इन्होंने क्या करा है, अपनी कॉमन फॉरेन पॉलिसी रखी, सिक्योरिटी पॉलिसी रखी अमंग मेंबर नेशन। तो वो जो EU वाला काम है ना, कि जो है आपस में इन्होंने जो है कैसे एक दूसरे से डील करेंगे, उसकी कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी 1994 में जाके रखी। मतलब मैं इसके मेंबर दिखाती हूँ, ये इसके मेंबर पढ़े ना हमने, ये 10 के 10 की कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी रखी आपस में, कि आपस में एक दूसरे के साथ कैसा डील करेंगे वो इकट्ठा बैठ के डिसाइड कर लिया। ये नहीं है कि भैया ये जो थाईलैंड और मलेशिया ये ज़्यादा क्लोज हो गए और बाकियों को जो है अलग कर दिया, नहीं, सब एक दूसरे से इक्वल लेवल पे जो है कॉपरेट कर रहे थे, ठीक है जी, समझ गए। अब एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ये बना देते हैं फिर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। देन एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन्होंने क्रिएट करी कॉमन मार्केट के लिए। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है पैसा और इकोनॉमी को डेवलप करना, तो भाई इन्होंने बैठ के कॉमन मार्केट बनाई। कॉमन मार्केट मतलब है गुड्स मूव हो जाए फ्रीली, ठीक है। हम चाइना के साथ ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान के साथ भी करते ही हैं ट्रेड, हर कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेड पे टैक्सेस वगैरह लगते हैं, ठीक है। तो कॉमन मार्केट बनाने से क्या होता है कि जो वो टैक्स हैं वो कहीं कम हो जाएंगे, कहीं नहीं होंगे, सिंपल आप अभी ये समझ लो, ठीक है। तो इन्होंने कॉमन मार्केट बनाई, प्रोडक्शन बेसिस बनाए कॉमन, यानी कि जिस कंट्री में जो मिनरल बन रहा है वहाँ पे उसकी इंडस्ट्री लगा दी, ठीक है। इस टाइप से इन्होंने ये वाला काम करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक कम्युनिटी ने इन्होंने एक काम और करा, एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया कि कोई डिस्प्यूट होंगे तो वहाँ पे वो सेटल हो जाएंगे। देन इन्होंने फ्री ट्रेड एरियाज़ बनाए फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। फ्री ट्रेड एरियाज़ क्या होते हैं, यानी कि जिस पे ज़्यादा टैक्सेस वगैरह नहीं लगेंगे, ये भी आप सिंपल आप यही मान लो, ठीक है। चलो USA एंड चाइना अब ऑलरेडी इन कंट्रीज़ में जाके जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी थी। फ्री ट्रेड एरिया मतलब अब इन्होंने MNCs को बुलावा दे दिया कि बाहर से कंट्रीज़ आए, इनके यहाँ पे अपनी MNC लगाए, इनके यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, और ये फ्री ट्रेड एरिया रखेंगे, ज़्यादा वो बैरियर्स नहीं लगाएंगे कि बाहर से कंट्री नहीं आ सकती। ये सब इन्होंने कर दिया क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए था, तो ये USA गया, चाइना गया, इनके यहाँ कंपनियाँ लगाई और इनके लोगों को जॉब मिली और इन्होंने पैसा कमाया। अब आता है एशियन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो कल्चरल कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा हमें बता ही नहीं रखा। अब एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने और क्या करा है, अब ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनकी इकोनॉमी अच्छी है ना, जिसकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी वो ताकतवर हो जाएगा। अब ये 10 के 10 इकट्ठे की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इन पे रिसोर्सेज भी है, मिनरल भी है, इसलिए ये ताकतवर है। इनका एक एशियन विजन था 2020 का, जिसमें इन्होंने कुछ डिस्प्यूट्स को जो है हल करने का सोचा हुआ था, जैसे कि कंबोडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जो ईस्ट तिमोर क्राइसिस है, कभी सर्च करके एक बार देखना चाहोगी क्या है, तो बहुत बहुत ज़्यादा वॉर हुए हैं यहाँ पे, लड़ाई हुई है, सिविल वॉर्स टाइप हुए हैं इससे। तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने कहा था कि बाय 2020 हम कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो जाए। ओके चलो, अब अगला आता है इंडिया एंड एशियन। तो हमारा क्या रिलेशन है एशियन के साथ में? तो कोल्ड वॉर के बाद तो हमने ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, आपको कोल्ड वॉर कब तक चला, 1945 से 1991, तो उस समय तो हमने इन पे ध्यान नहीं दिया था, हमारी इनसे ज़्यादा जो है वो नहीं था ट्रेड रिलेशन वगैरह आपको, तो उस समय तक नहीं था। तो चलता है क्योंकि हमारी उस समय तक क्या चल रहा था, तब तक हम ज़्यादा ट्रेड करते भी नहीं थे बाकी कंट्रीज से, हमने अपने बॉर्डर्स को गार्ड कर रखा था। जैसे आपको पता ना, हमने ग्लोबलाइजेशन भी कब करी थी, 1991 में जाके करी थी, उससे पहले हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करते थे, करते भी थे तो लिमिटेड करते थे, तो तब तक तो कोई बात नहीं थी। बट देन जब एशियन के साथ हमने बाद में जो है अपना थोड़ा ध्यान देना शुरू करा, अब एशियन के 2 मेंबर सिंगापुर और थाईलैंड के साथ हमारा FTA भी है, फ्री ट्रेड एरियाज़ हमने साइन कर रखे हैं, माने कि हमारे यहाँ से गुड्स वहाँ, उनके यहाँ से गुड्स वहाँ, यहाँ पे ऐसे बहुत अच्छे से आएंगे जाएंगे, नो रिस्ट्रिक्शंस एंड समथिंग लाइक दैट। अब हम पूरे एशियन के साथ भी जो है साइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्री ट्रेड एरिया साइन हो जाए। एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया केम इनटू इफेक्ट इन 2010, फिर 2010 में जाके हमारा एशियन और इंडिया का जो है फ्री ट्रेड एरिया साइन भी हो गया था। ये देखो, ये मोदी जी और हमारे जो एशियन के भी जितने भी लीडर्स हैं ना, एशियन की कंट्री के जो रूलर्स हैं, देखो वो यहाँ पे हैं। और न्यू दिल्ली के अंदर ये 2018 के अंदर सिल्वर जुबली बनाई जा रही थी एशियन की पार्टनरशिप की, ठीक है जी, विद इंडिया।
तो अब तो हमारे रिलेशन इनसे अच्छे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है एशियान की, अब एशियान भी ख़त्म, समझ में आ गया आपको कौन सा एशियान। तो एशियान की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी जो पॉलिसीज़ है ना ये थोड़ी सॉफ्ट चलनी है, ठीक है, कि कंसल्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, डायलॉग करेंगे विद नॉन अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अगर इन सब कंट्रीज से बैठ के बात करनी है तो आप एशियान में जाके बात कर सकते हो। इन सब कंट्रीज़ को आपस में बात करनी है तो ये वहाँ बैठ के अपने मसलों को सुलझा सकती हैं। इट इज़ द ओनली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया, और एशिया कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो पूरे एशिया में सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये है। एक ऐसी पॉलिटिकल फोरम है जहाँ पे मेजर एशियन पावर्स बैठ के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इशूज़ को डील कर सकती है। तो जैसे एशियन यूनियन इतना ज़्यादा, जैसे यूरोपियन यूनियन इतना ज़्यादा अच्छे से काम करता है, वैसे कहीं ना कहीं एशियन यूनियन ने इनको बहुत मदद करी। अब आते हैं हम रियल कॉम्पिटिटर पे, हमारे यूएसए के, वो है हमारा पड़ोसी चाइना। तो चलो पढ़ते हैं अब चाइना के बारे में। तो चाइना जो आज के समय पे इतना सक्सेसफुल है, उसकी शुरुआत हुई थी 1978 से। तब से ही चाइना का ग्रेट पावर बनना शुरू हो गया था, ठीक है। अब क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये पढ़ते हैं। आज के समय पे चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और बाय द 2040 तो ऐसा बोला जाता है कि यूएसए को भी ये टेक ओवर कर लेगी। चलो आगे पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ था 1978 में जो ये आज के समय पे इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तो जैसे ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनता है 1949, जैसे हमारे को आज़ादी मिल गई थी ना 1947 के अंदर, तो चाइना, आप मानो चाइना को आज़ादी तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि चाइना तो ऑब्वियसली चाइना ही था, चाइना पे तो किसी ने आगे वो नहीं करा। बट जो है चाइना में क्या हुआ, चाइना भी एक टाइप का रिपब्लिक बन गया, एक मतलब प्रॉपर ऑन द वर्ल्ड स्टेज इट बिकेम अ कंट्री इन द 1949, ठीक है। पहले तो डायनेस्टिक रूल चलते रहते थे ना, डायनेस्टीज आती रहती थी, डायनेस्टीज इतनी थी चाइना की, नाउ इट बिकेम अ रिपब्लिक, ये एक कंट्री बन गया था। ओके, अब जैसे ही ये 1949 में ये कंट्री बन गए थे, फिर इन्होंने माओ की लीडरशिप में, बहुत फेमस है इनके लीडर माओ की लीडरशिप में जो है इन्होंने कम्युनिस्टिक रेवोल्यूशन करा, कम्युनिज्म लाने की अपने यहाँ पे कोशिश करी। अब कम्युनिज्म क्या होता है, मैंने एंडोबायोपॉलिटी चैप्टर में पढ़ाया था, सोवियत यूनियन में क्या था, कम्युनिज्म था। तो बिल्कुल सोवियत यूनियन जैसा मॉडल, और उसी से पढ़ के, उसी से सोच के, उसी से सुन के उसका स्टूडेंट टाइप ये बन गए थे, और ये अपने यहाँ पे लगाते हैं कम्युनिज्म, ठीक है। ऐसा नहीं था कि उनके चमचे बन गए थे, वहाँ नहीं गए थे उसके उसमें बिल्कुल प्रॉपर वाले, बट उसके हिसाब से चलता था चाइना। कम्युनिज्म ये अपने यहाँ पे लाता है। कम्युनिज्म में क्या होता है भैया, गवर्नमेंट का हक रहेगा, हक रहेगा हर चीज़ के ऊपर। इंडस्ट्री है तो गवर्नमेंट बनाएगी, फार्म है तो गवर्नमेंट के है, लोगों को मिलेगी वेजेस और सैलरीज, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी नहीं, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से तरक्की ला सकती है देश के अंदर। समझ गए, पढ़ के आयो पूरा कम्युनिज्म क्या होता है। सोशलिज्म मैंने आपको समझाया था, कम्युनिज्म सोशलिज्म एक टाइप का, ये आप मान लो, होती अलग है बट तुम एक ही मान लो। अभी इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के अंडर में है सब कुछ। अब जब गवर्नमेंट के अंडर में सब कुछ है और गवर्नमेंट तरक्की कराना चाहे देश की तो करा सकती है, लोगों को सब्सिडी, वेजेस, फ्री एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड कर दो, और भैया इंडस्ट्री बढ़ाओ और एग्रीकल्चर बढ़ाओ, ये सब करना ये यहाँ चाइना की गवर्नमेंट शुरू कर देती है। अब उस समय पे इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड था चाइना, एंड इन्होंने उस समय पे चूज करा कि ये कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड से कोई नाता नहीं रखेंगे। कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, उस समय पे याद है ना, वेस्टर्न कंट्री, ये यूएसए वगैरह, इनके यहाँ जो आज का माहौल है ना, फ्री ट्रेड, कि आपस में ट्रेड हो रहा है, एमएनसीज लगी पड़ी हैं, ये सब चीज़ें इनके यहाँ तब से थी, हमारे यहाँ तो बाद में हुई, इनके यहाँ बहुत शुरू से थी। हमने ये फ्री ट्रेड कब करा था, 1991 में जाके ऑलमोस्ट, जब हमने एलपीजी लगाया था, ग्लोबलाइजेशन करा था। इन्होंने भी, चाइना ने पहले अपने आप को बंद रखा, ये ज़्यादा ट्रेड नहीं करते थे सबके साथ में, लिमिटेड ट्रेड करते थे। ओके, इसने सिर्फ और सिर्फ क्या कोशिश करी कि अपनी ओन रिसोर्सेज बनाएंगे, कुछ ट्रेड नहीं करते थे, मतलब इंपोर्ट नहीं कराएंगे। आज के समय पे हम क्या नहीं इंपोर्ट कराते, स्कूटी से लेके, मोबाइल से लेके, रेफ्रिजरेटर तक सब इंपोर्ट ही हो के आ रहा है। बट चाइना ने उस समय पे क्या करा, मैं इंपोर्ट्स नहीं कराऊंगा, जो बनाऊंगा अपनी कंट्री के अंदर खुद बनाऊंगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर का भी, जो खाने का अनाज वगैरह है, कुछ मैं इंपोर्ट नहीं कराऊंगा, खुद ही बनाऊंगा, ठीक है। तो खुद ही अब चाइना को सब कुछ करना था, बाहर से ये लिंक नहीं रखता था, मदद मांगता था बाकी अपने सोवियत यूनियन जो इसका दोस्त था, यानी कि रशिया जो है, पूरे ये सब 15 भाई, उनसे मदद मांगता था। अब इस मॉडल से क्या हुआ, सोवियत जो है चाइना के अंदर बहुत बड़ी बड़ी स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्री बन गई। स्टेट ओन्ड मतलब गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज बन गई। गवर्नमेंट की इंडस्ट्री होना मतलब कंट्री का ही फायदा है। और वो बनाते कैसे थे गवर्नमेंट की इंडस्ट्री, जो पैसा ये एग्रीकल्चर से एक्यूमुलेट करते थे। एग्रीकल्चर बहुत करा इन्होंने अपनी कंट्री में, एग्रीकल्चर की इनकम से इन्होंने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी। एग्रीकल्चर की इनकम से चाइना, अगर आप आज भी देखोगे एग्रीकल्चर वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं क्लास 10 में, तो चाइना बहुत चीज़ों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो उन्हीं एग्रीकल्चर की इनकम से इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज सेट कर दी। अब कई बार ऐसा होता था चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा नहीं होता था। फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, डॉलर्स या दूसरे देशों की करेंसी। अब इसे दूसरे देशों की करेंसी क्यों चाहिए, ये तो कुछ बाहर से मंगाता ही नहीं था, सभी खुद बना लेता था। रेफ्रिजरेटर, रेडियो वगैरह सब खुद बना लेते थे, ये बाहर से खरीदना होता जब चीज़ें। अब जैसे हमारे यहाँ फॉरेन से कोई हम चीज़ें मंगा रहे हैं ना, जैसे आप फॉरेन ब्रांड की चीज़ें मंगा रहे हो तो डॉलर्स में पेमेंट होती है उनकी, फॉरेन एक्सचेंज आता है, तभी तो कहते हैं मेक इन इंडिया, इंडिया की चीज़ें यूज़ करो, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा उससे। अब इनको क्या था, इन्हें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत किस लिए थी, टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, क्योंकि
अच्छी टेक्नोलॉजी तो वेस्ट के पास ही थी। अब सोवियत यूनियन में भी तो यही था, टेक्नोलॉजी बेकार थी, वैसे इंडस्ट्री थी। इनको ये भी पता था कि इनकी टेक्नोलॉजी बेकार है, इंडस्ट्री तो ये लगा लेंगे, टेक्नोलॉजी तो खरीदनी पड़ेगी वहीं अमेरिका से, यूरोप से, वेस्टर्न कंट्रीज से, तो उसके लिए चाहिए फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर। अब डॉलर कहाँ से लाए, डॉलर तो इनके पास जरिया ज़्यादा नहीं था कमाने का, तो डॉलर इन्होंने क्या करा कमाने के लिए, अपने जितने भी इम्पोर्ट्स ये करते थे, कुछ तो करते थे ना इम्पोर्ट्स, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया बाय डोमेस्टिक गुड, यानी कि सब कुछ खुद बनाएंगे बस, और बस जो है फॉरेन करेंसी जो हमारे पास जितनी भी हम कमाते हैं, जैसे चाइना ने एग्रीकल्चर की कुछ चीज़ें बेची बाहर की कंट्रीज को, इसके पास डॉलर्स आए, तो वो डॉलर से हम, ये नहीं है कि बाहर से रेडियो मंगा ले, टेलीफोन मंगा ले, नहीं, वो सब तो सब हम खुद ही बना लेंगे। ये जो डॉलर्स हमारे पास आए हैं इससे हम टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। ठीक है जी, चलो समझ गए। तो ये काम इसने करना शुरू करा चाइना ने, कि अपने डॉलर्स को बचाया जिससे टेक्नोलॉजी खरीद पाए, बाकी चीज़ें खुद बनाई। इससे क्या हुआ, चाइना ने अपनी रिसोर्सेज से अपनी फाउंडेशन बना ली अच्छी इंडस्ट्रीज़ की। जिस कंट्री की इंडस्ट्री बढ़िया वो अमीर ही होगी ऑब्वियसली। आजकल देखो ईयरफोन से लेके चार्जर से लेके हर कुछ चाइना से ही आ रहा है, और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में आधे से ज़्यादा चीज़ें चाइना से ही जा रही हैं। तभी तो ये कह रहे हैं हम ओवरकम कर लेगा उसको भी, यूएसए को भी। एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर सबको इंश्योर करा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी। सोशल वेलफेयर स्कीम जैसे एंड ऑफ बायप्लाइटियल चैप्टर में आप पढ़ के आए हो, सब्सिडी देना लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें, वेजेस वगैरह अच्छे से देना, ये सब लोगों को मिलता था, पेंशन मिलेगी, ये सब चीज़ें उनको मिलता था। और चाइना बहुत आगे निकल रहा था अब डेवलपिंग कंट्रीज से इन एजुकेटिंग सिटीजन्स, यानी कि जितना अमेरिका के अंदर भी लोगों की एजुकेशन में ध्यान नहीं दिया जा रहा था, वो इन्होंने देना शुरू कर दिया था। और हेल्थ बेनिफिट्स को, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ रही थी, 5 से 6% रेट पे इसकी इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो गई। बट इस मॉडल के, चाइना के, ये जो इन्होंने चाइना ने मॉडल लगाया था, इसके कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, यानी कि कमियाँ थी। कमी क्या थी, 2 से 3% से पॉपुलेशन भी बढ़ने लग गई थी। ये एक दिक्कत आई कि भाई 5 से 6% पे इकोनॉमी बढ़ी है, बहुत अच्छी रेट है ये, बट उसके साथ में पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही थी, तो ये इकोनॉमी बढ़ना भी साबित नहीं हो रहा था अच्छा कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अब इतना नहीं हो पा रहा था कि इस पॉपुलेशन को संभाल पाए और जो है सरप्लस जनरेट कर पाए इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, तो जो एग्रीकल्चर से इतना नहीं जनरेट हो रहा था कि जो है उससे हम इंडस्ट्रीज़ के लिए भी पैसा निकाल पाए। वरना क्या है, एग्रीकल्चर गुड्स इनके पास जो बचता था वो ये बाहर के देशों को बेचते थे, उससे इन पे डॉलर आते थे। अब इनकी पॉपुलेशन इतनी बन गई कि जितना एग्रीकल्चर गुड हो रहा है वो इनके कंट्री के लोग ही खा लेते हैं, तो बाहर क्या बेचेंगे, और फिर जो है डॉलर्स कैसे लाएंगे इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए, ये प्रॉब्लम इनके पास आने लग गई थी। ठीक है, तो अब चाइना ने क्या करा, तो अब चाइना के लीडर्स को समझ में आया कि ये जो हमारा तरीका है कि हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं करेंगे या बाहर के देशों को हमारी कंट्री में नहीं आने देंगे, कंपनीज वगैरह लगाने के लिए बाहर से ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, उनसे बिजनेस नहीं करेंगे, ये गलत पड़ रहा है अब, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, खाली एग्रीकल्चर के पैसे से हम इंडस्ट्रीज अब नहीं लगा पाएंगे। तो अब इन्होंने अपनी पॉलिसी को बदलना शुरू करा 1970s से। सबसे पहले इन्होंने अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन एंड करी, जो किसी बातचीत ही नहीं करते थे, ऐसे बंद होकर बैठे रहते थे। ये सबसे पहले वो एंड करी इन्होंने, लिमिटेड करते थे पहले, सबसे पहले पूरे तरीके से वो एंड करी इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के साथ में। इनके जो प्रेमियर मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर जोहू एनलाई, इनका चैप्टर 4 जो सेकंड बुक का है उसमें भी नाम पढ़ोगे इनका, जवाहरलाल नेहरू के साथ भी इन्होंने बहुत चीज़ें साइन करी थी, डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट्स। उन्होंने प्रपोज करा 4 मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म, कि अब हम खुद को मॉडर्न करेंगे, यानी कि अब हम कैपिटलिज्म में जाएंगे। जैसे सोवियत यूनियन गया था ना, बट वहाँ तो लग गई थी शॉक थेरेपी। जैसे सोवियत यूनियन ने क्या करा था, जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है वो उसे प्राइवेट करेंगे। याद है कि भूल गए हो, प्राइवेट इंडस्ट्रीज करी थी तो क्या हुआ था, गराज सेल लग गई थी, कोड़ियों के भाव पे आप मान लो कि बिल्कुल सस्ते रेटों पे इनकी जो है वो बिक गई थी इंडस्ट्रीज, और माफिया रूल हो गया था। बट इनके यहाँ ऐसा नहीं हुआ। पहले इन्होंने चुपचाप से एग्रीकल्चर को करा मॉडर्नाइज, कलेक्टिव फार्म से प्राइवेट फार्मिंग करी, फिर इंडस्ट्री को करा, फिर साइंस टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया धीरे धीरे। तो 1973 में इन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म करे। ठीक है, 1978 में इनके जो अगले लीडर बने डेंग जियाओपिंग, उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी कर दी कि आ जाओ भैया, अब दरवाजे खुल गए हमारे, आ जाओ अमेरिका, आ जाओ ब्रिटेन, आ जाओ फ्रांस, यहाँ लगाओ अपनी इंडस्ट्री, हम तुम्हें लोग देंगे। इनकी पॉपुलेशन थी, एम्प्लॉयज़ थे, आओ हमें तुम्हें एम्प्लॉयज़ देंगे, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाओ। इनकी इंडस्ट्री लगी, इनके लोगों को जॉब मिली, पैसा मिला, इनको टेक्नोलॉजी पता चल गई। अब तुम्हारे यहाँ पे कोई इंडस्ट्री काम करी, तुम्हें तरीका पता चल जाएगा कैसे काम होता है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने अब अपने बॉर्डर्स को जो है खोल दिया कि भाई अब बाहर से कंपनी आ जाए, मैकडोनल्ड्स आ जाओ, डोमिनोज आ जाओ, गुची आ जाओ, पराडा आ जाओ, सब आ जाओ, माइक्रोसॉफ्ट, ये जितनी भी कंपनीज होंगी कि अब तुम आ जाओ, हमारे यहाँ पे बेसिस अपने लगा लो, हमारे यहाँ पे लाके अपनी चीज़ों को बेचो। पहले नहीं बेचने देते थे, अब आप सब कर सकते हो। ओपन डोर पॉलिसी धीरे धीरे इन्होंने अपनी कर दी बाय द 1978। इससे इन्होंने क्या करना था, जिससे कि इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और इन्वेस्टमेंट आने से इनकी कैपिटल भी आए और टेक्नोलॉजी आए फ्रॉम एब्रॉड, कि जब बाहर से इंडस्ट्रीज आएंगी तो कैपिटल आएगी, इनके यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी। कितने लोगों को जॉब मिलेगी, अब हमारे यहाँ पे कितनी फॉरेन कंपनीज है, लोग कहते हैं ना एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, तो एमएनसी बाहर के देश की तो कंपनी है, हमारे को जॉब प्रोवाइड कर रही है, हमें उससे फ़ायदा भी क्या होता है कि भैया हम उनसे सीख लेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाएगी। तो इसने 1978 में अपनी ओपन डोर कर दिया था। हमने कब करा था,
1991 में करा था। इसी को मैं LPG कह रही हूँ। इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ाती हूँ मैं, वहाँ इकोनॉमिक्स है आप पे तो जाके पढ़ लेना, वहाँ पे वो सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब चाइना ने अपना ओन पाथ लगाया मार्केट इकोनॉमी में जाने का। अब चाइना भी कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में गया, बट यहाँ शॉक थेरेपी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चला। अब ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, CBT में MCQ में आएंगे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ 1982 में, यानी कि जो एग्रीकल्चर को प्राइवेट करना था ना, कलेक्टिव फार्म से प्राइवेट फार्म होने थे, वो हुआ 1982 में। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुई 1998 के अंदर जाके। ट्रेड बैरियर्स जो थे कि बाहर की कंपनीज आके इनके यहाँ पे MNC लगा ले अपनी, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन्होंने बहुत आगे चल के बनाए। देन इन चाइना द स्टेट प्लेड रोल इन द, आप कह सकते हो, मार्केट इकोनॉमी। अब वहाँ पे क्या हुआ था, सोवियत यूनियन के अंदर जैसे ही इन्होंने कैपिटलिज्म में जाना था तो वो आ गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक, हम कराएंगे तुम्हें कैपिटलिज्म में शिफ्ट। उसने तो तहस नहस कर दिया था इन लोगों को, आगे सोवियत यूनियन वालों को। यहाँ पे चाइना की खुद की जो सरकार थी वो धीरे धीरे लेकर आए कैपिटलिज्म के मॉडल को, तो इसलिए देश की तरक्की ही हुई, देश को नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ ओपन डोर पॉलिसी क्या हुआ, जब इन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए कि आ जाओ सारी कंपनीज, यहाँ के कंपनी लगाओ, तो उससे इनको क्या फ़ायदा हुआ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प चाइना टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन। अब इनकी तरक्की नहीं हो रही थी ना, स्टैग्नेट हो गए, तो उससे ही ऊपर उठ गए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल इनकम दोनों बढ़ा। जब एग्रीकल्चर प्राइवेट हुआ तो लोगों को अपने अपने फार्म मिल गए। अब जब पहले फार्मर कलेक्टिव फार्म पे काम करा था तो ठीक है भैया, हमें तो उतना ही पैसा मिलना है, वो अपनी तरफ से अच्छा काम नहीं करेगा। अब सबको अपने अपने फार्म मिल गए तो हर कोई क्या कहेगा, मैं ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ, मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँगा। तो हर फार्मर ने अपनी तरफ से अपने प्रॉफिट के लिए अच्छा काम करा, उसकी अपनी इनकम बढ़ गई, ठीक है। हाई पर्सनल सेविंग हो गई। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, ठीक है जी। फिर चाइनीज़ इनकम जो इकोनॉमी जो है, फिर उसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ही फास्टर रेट पे बढ़ने लगी। ट्रेड लॉ और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन्होंने बनाए, उससे फॉरेन ट्रेड अच्छा हुआ। फॉरेन ट्रेड अच्छा हुआ तो भैया इनके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आने लगा, यानी कि डॉलर्स आने लगे। बहुत डॉलर जिसके पास है, कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है, उसके मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। फिर चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर 2001 में जाके बना, हम भी इसी समय पे बने थे, ठीक है। 2001 में जाके चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। अब ये वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली लिंक हो चुका था। WTO मैंने आपको बताया ना कि EU जो है उसका बहुत तगड़ा रोल रहता है, इसका भी रहता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को ये फैसिलिटेट करते हैं, तो उसका मेंबर ये 2001 में जाके बनता है। तो ऐसे हुआ चाइना का तरक्की। अब इसकी भी बहुत शॉर्टकमिंग्स थी ओपन इकोनॉमी की, ये पढ़ लेते हैं। वाइल चाइना की इकोनॉमी तो बहुत बढ़ रही थी, बट इस रिफॉर्म के बेनिफिट सबको इक्वल नहीं मिले थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी चाइना में, 100 मिलियन पीपल ऐसे थे जो अभी भी जॉब के लिए देख रहे थे। फीमेल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बहुत घटिया थी, यानी कि जो लड़कियां, जो फीमेल्स फैक्ट्रीज में जॉब करती थी, बहुत गलत कंडीशंस में उन्हें काम करना पड़ता था। इस लेवल की जो 16-17वीं सदी में होती थी ना यूरोप के अंदर, वहाँ 18-19 सेंचुरी, मैंने ज़्यादा पुराना कह दिया, उस लेवल की होती थी, ठीक है। और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि इतनी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे थे, करप्शन होने लग गया। फिर इनके यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई, अमीर लोग अमीर होते रहे, गरीब गरीब होते रहे, शहरों का विकास हुआ, गाँव पिछड़ गए। ये सब चीज़ें यहाँ पे भी होनी शुरू हो जाती है। इनके यहाँ तो इनफैक्ट कोस्टल और इनलैंड प्रोविंसेस में भी डिफरेंस हो गया। कोस्टल मतलब समुद्र के पास वाली, और जो है मतलब मेन लैंड पे होती है, उन प्रोविंसेस, उन शहरों के अंदर, उन स्टेट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा गया, ठीक है। नाउ रीजनली एंड ग्लोबली चाइना जो है इसके बाद काफ़ी पावरफुल हुआ अपनी ओपन डोर पॉलिसी लगाने के बाद में। पढ़ते हैं अब इसको। इसकी जो है चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फोर्स बन गया था, क्योंकि इतनी इकोनॉमी हो गई थी। आज लोग चाइना से पंगा क्यों नहीं लेंगे, उसकी इकोनॉमी की वजह से ही तो नहीं लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ चाइना की इकोनॉमी एंड इंटरडिपेंडेंसीज से चाइना को बहुत इन्फ्लुएंस मिला अपने ट्रेड पार्टनर के साथ। इतनी इकोनॉमी होने की वजह से चाइना का ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। अब चाइना जापान, USA, एशियान, रशिया सबके साथ इकोनॉमिक जो है टर्म्स पे है और बढ़िया ही है। इट होप्स टू रिजॉल्व डिफरेंसेस विद ताइवान विच इट रिगार्ड एज इज रेनेगेड प्रोविंस। अब ताइवान को जो है चाइना कहता है कि मेरी रेनेगेड प्रोविंस है, और ये कह रहा है कि मैं उसके साथ अपने जो है जितने मेरे मतभेद चल रहे हैं वो जल्दी सुलझाऊंगा। अब चाइना की जो राइज है, ऐसा बोला जाता है इसलिए भी हुई है कि जो इन्होंने एशियान की इकोनॉमीज को 1997 के बाद बहुत ज़्यादा जो है मदद करी थी। अब एशियान की जो कंट्रीज़ है, मैंने आपको बताया ना एशियान कंट्री जो अभी पढ़ी है हमने, तो ये कंट्री बहुत गरीब थी। एक समय पे इनके यहाँ बहुत क्राइसिस आए, तो जैसे अमेरिका आता है ना जब कोई प्रॉब्लम में होता है मदद करने, तो वो कंट्री को हम बहुत बड़ा मानते हैं कि भैया ये तो दूसरों की भी मदद कर रहा है। तो ऐसा काम धीरे धीरे बाय द 1997 चाइना ने भी करना शुरू कर दिया था। आज के समय पर अगर आप ये एशियान की कंट्रीज़ में जाओगे तो चाइना के बेसिस भी लगे हुए हैं वहाँ पे, चाइनीज़ रिलेटेड इतनी जगह हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन पे बहुत मिनरल है, तो चाइना का बहुत होल्ड बन गया इस एरिया के ऊपर। इट्स मोर आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड एड पॉलिसीज इन लैटिन अमेरिका ऑल्सो
से जो है चाइना एक ग्लोबल प्लेयर बन गया। अब लैटिन अमेरिका, ठीक है, जो साउथ अमेरिका आप कह सकते हो, वहाँ पे बहुत गरीबी, मतलब गरीबी नहीं कहेंगे, वहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो उन कंट्रीज़ में भी फिर चाइना गया, तरक्की लाऊंगा मैं वहाँ पे जो है अपना बेस बनाऊंगा। अमेरिका भी तो यही करता है, ठीक है। तो ये उस लेवल का प्लेयर बन चुका है, उस लेवल पे जाके डील करा था। अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में जहाँ पे जो आप कह सकते हो कंट्रीज़ जिनकी जीडीपी अच्छी नहीं है, वहाँ जाके इसने काम करना शुरू कर दिया। तो एक ऐसी कंट्री को ही हम ग्लोबल पावर कहेंगे जो खाली सिर्फ अपने पे ध्यान नहीं दे रही है, दूसरी जगहों तक उसकी पकड़ है। तो अब चाइना ग्लोबल लेवल पे बन चुका था। जैसे अमेरिका है ना, मदद चाहिए बस अमेरिका आ जाएगा, वॉर है अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका का से मैटर करता है, ऐसा अब ये चलने लग गया था। ठीक है जी, हो गया। अब पढ़ेंगे इंडिया के साथ क्या रिलेशन था चाइना का ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स। इंडिया और चाइना का क्या रिलेशन था। तो इंडिया और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना एक बहुत बड़ा किंगडम होता था, हमारे यहाँ पे भी किंगडम्स थे। हिस्ट्री है तो आप पढ़ते हो, हिस्ट्री में पढ़ाती हूँ मैं आपको, वैसे भी हमें पता ही है। और हम नेबर्स थे, तो पहले तो हमारा ना लिमिटेड इंट्रैक्शन होता था। हाँ, चाइना से ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आते थे, हमारे यहाँ वहाँ जाते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं था, ठीक है। जितना था वो ब्रिटिशर्स करते थे, लिमिटेड था। बॉर्डर डिस्प्यूट्स उसी वजह से शुरू हुए थे, बट ठीक है, लिमिटेड इंट्रैक्शन था। अब जैसे ही हमारी इंडिपेंडेंस हुई, यानी कि हमें इंडिपेंडेंस मिली, चाइना भी रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया था, तो शुरुआत में हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे। चाइना और हमारी स्टार्ट बहुत अच्छी हुई थी। इनफैक्ट हम कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, बट बाद में इसने हमें धोखा दे दिया था, ठीक है। धोखेबाज दोस्त निकला ये, और फिर हमारा हिंदी चीनी भाई भाई से बाय बाय हो गया था इसके, ठीक है जी। हाउएवर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो हमारा इसके साथ में हुआ था, उसकी वजह से हमारे बीच की जो आप कह सकते हो फ्रेंडशिप थी, वो खराब हो गई, क्योंकि चाइना ने हमें धोखा दिया था। अब ऐसा क्या हुआ था, चलो ये ना अपने नोट से पढ़ा देती हूँ मैं, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और मैंने यहाँ पे अच्छे से बना दिया है। तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पहले बात करते हैं, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो इंडिया और चाइना का कॉपरेशन मैंने आपको बता दिया अच्छा हुआ था। हिंदी चीनी भाई भाई हम कहते थे, ऐसी हमारी फ्रेंडशिप थी। बट देन चाइना ने अग्रेशन करा हमारे इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर, और वहाँ से होप जो थी हमारी फ्रेंडशिप की वो एंड हो गई। सबसे पहले टेंशन होती है 1950 में, जब चाइना ने तिब्बत को ओवरटुक करा था। ये आप जो सेकंड बुक है उसमें पढ़ोगे चैप्टर 4 में, तो यहाँ इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 जो सेकंड बुक का है, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, वहाँ हम पूरा पढ़ेंगे इसको। चाइना ने तिब्बत को अपना एक्वायर कर लिया, तब तिब्बत से दलाई लामा और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो इंडिया आए थे, धर्मशाला में आकर जब सेटल हुए, तो उससे फिर चाइना हमारे से नाराज़ हो गया था कि हमने क्यों तिब्बत के जो आप कह सकते हो जो दलाई लामा है और बाकी जो लोग हैं उनको अपने यहाँ पे रेफ्यूजी सेटलमेंट क्यों दिया था। ये हमारे से जो है आप कह सकते हो इसने कहा हम धोखा दे रहे हैं, बट हमने ऑलरेडी इसके साथ में ऐसे एग्रीमेंट साइन कर रखे थे कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए था कि आप एक्वायर कर रहे हो एक कंट्री को, तिब्बत को, ठीक है। अब बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट फिर हमारा 1962 में होता है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में, और हमारा जो आकाशी चिन्ह एरिया है लद्दाख का, दोनों तरफ से इसने अटैक करा हमारे ऊपर, और आकाशी चिन्ह जो लद्दाख का हमारा एरिया है उसको तो इसने कैप्चर ही कर लिया, इसने इसको हथिया लिया हमारे से, ठीक है। 1962 वाला जो वॉर हुआ हमारा चाइना से, उसमें हम हार गए और हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ और हमारा बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हम, क्योंकि इसने काइंड ऑफ धोखा करा था। हमें तो बिल्कुल यकीन था उस समय चाइना के ऊपर कि चाइना हमारे पे हमला क्यों करेगा, चाइना तो हमारा दोस्त है। इनफैक्ट ये लद्दाख और ये अरुणाचल प्रदेश के साइड पे से जो हमारे बॉर्डर्स थे वहाँ पे मिलिट्री थी, मिलिट्री आप कह सकते हो, मतलब आप कह सकते हो पूरा इतना भी ऐसा कुछ नहीं था कि हम बहुत गार्ड करके रख रहे थे, हमें हमारा दोस्त है भैया, ऐसे कैसे हमला कर देगा। इसने सडनली हमारे ऊपर हमला कर दिया था, सड़कें बनानी शुरू कर दी वहाँ पे, हमें पता ही नहीं है, ऐसा कुछ इसने करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ओके। डिप्लोमेटिक टाइज फिर उसके बाद में हमारी और चाइना की ख़राब हो गई। 62 के वॉर के बाद में हमें बहुत नुकसान हुआ था, वर्ल्ड स्टेज पे ऐसा हो गया भाई हम हार गए थे वॉर को। फिर 1976 तक तो सब बेकार रहा, हमारी इससे बातचीत बिल्कुल भी नहीं थी। लेट 1970 से जाके थोड़े बहुत हमारे रिलेशनशिप सुधरते हैं, और हमने क्योंकि भाई ट्रेड तो करना पड़ेगा ना, इस दुनिया में रहना है तो बिज़नेस करना पड़ेगा। बिज़नेस पे फिर हमने ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा ध्यान बाकी चीज़ों पे नहीं दिया। 1970 से बिज़नेस करना हमने शुरू करा, 76 से। फिर 1981 पे जाके दोबारा हमने इन बॉर्डर के ऊपर बात करी, ये जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है चाइना के साथ में, तब करी, और अभी तक चल रही हैं ये, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब आफ्टर द कोल्ड वॉर क्या हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुआ था 1991 के अंदर। तो कोल्ड वॉर के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन बहुत बदल गए। नाउ देयर टाइज हैव बोथ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक, ठीक है। अब हमें इकोनॉमी पे ज़्यादा हम बात कर रहे थे रैदर देन कि हम सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट पे बात करें, ठीक है। अब हम दोनों को ही मेजर रोल प्ले करना था वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि भैया अब तो अमेरिका ही था, खाली यूएसएसआर तो था नहीं, तो चाइना भी चाह रहा था मैं भी एक बड़ी कंट्री बन जाऊँ, इंडिया भी चाह रही थी, तो हमने अब बाकी चीज़ों को छोड़ के ट्रेड पे ध्यान दिया। 1988 के अंदर थोड़े और रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं जब राजीव गांधी जी चाइना जाते हैं, ठीक है।
एंड उसके बाद से हमने पीस और कॉपरेशन ऑन द बॉर्डर पे बहुत ध्यान रखा है कि बॉर्डर पे पीस रहे, बट फिर भी चाइना ऐसी हरकतें कर देता है दुश्मनी वाली हमारे से, और होता ही रहता है वो सब तो ठीक है। फिर हमने कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी पे इसके साथ जो है एग्रीमेंट साइन करे, 4 बॉर्डर ट्रेड पोस्ट साइन करा। तो फाइनली अगर आज के समय की आप बात करो तो ज़्यादा हम चाइना से ट्रेड रिलेशंस रख रहे हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो चल रही है, बट ट्रेड पे फोकस हो रहा है क्योंकि ट्रेड आपको करना पड़ेगा, इस दुनिया का पावरफुल मेंबर बन के रहना है। तो ट्रेड आज के समय पे 30% पर ईयर बढ़ रहा है 1999 से। आप मानो बायलेटरल ट्रेड $338 मिलियन जो 1992 में था, उससे $84 बिलियन पहुंच चुका था 2017 में। अब हम एनर्जी डील्स के ऊपर भी एक दूसरे का साथ देते हैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए। देखो चाइना भी जो है तेल खरीदेगा, कोयला खरीदेगा, हम भी खरीदेंगे, तो जब फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट में बैठ के जो है उसके रेट लगवाने होते हैं, आप कहो पैसे देखने होते हैं कि कितने देने होंगे और बिड करना है, तो उस सब में पहले एक दूसरे का अगर हम साथ नहीं देंगे तो हमारा ही नुकसान है ना, हमें भी खरीदना है उसे भी खरीदना है। तो अब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, और हमारी जो सिमिलर पॉलिसीज़ हैं ऑन द ग्लोबल लेवल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना और हमारी पॉलिसी सिमिलर ही है, ठीक है। अब जब हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा था 1998 में, तो वो भी हमने इसीलिए करा था क्योंकि हमारे को थ्रेट है चाइना से, क्योंकि चाइना हमारे से बॉर्डर पे हमला कर रहा था ना, तो हमने अपना न्यूक्लियर वेपन इसी बेसिस पे बनाया था। और चाइना हमेशा पाकिस्तान को भी हेल्प करता रहता था। इनफैक्ट चाइना ने हेल्प करी थी पाकिस्तान को उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम में, और वो जो है मिलिट्री हेल्प करता है बांग्लादेश की। चाइना का कुछ ना कुछ लगा ही रहता था कि वो हमारे को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे दुश्मनों का साथ, या हमारे कोई दुश्मन पर्टिकुलर नहीं कहेंगे तो कोई पड़ोसी है हमारा जिससे हमारी नहीं बन रही, तो उसको जाके आग में घी डालेगा, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इंडिया को तंग करो, ऐसा चाइना का चलता है, ठीक है। स्टिल दीज डिड नॉट स्टॉप टॉक्स और कॉपरेशन, बट फिर भी ऐसा नहीं था कि हमारे बातचीत बंद हो गई, ट्रेड कॉपरेशन बंद हो गया, ऐसा नहीं हुआ। बाउंड्री टॉक आज तक चल रही है, मिलिट्री कॉपरेशन थोड़ा बढ़ गया है, लीडर्स अब भी एक दूसरे से मिलने आते जाते रहते हैं। आपकी बुक में बता रखा है रिसेंटली कब मोदी जी चाइना गए थे, कमेंट करके बताना एनसीईआरटी में से देख के, और कब चाइना के रूलर हमारे इंडिया में आए थे वो भी कमेंट करके बता दो, ठीक है। बेटर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ये सब अब हो रहा है। रिसेंटली हमारे जो चाइना के साथ रिलेशन है वो थोड़े और वर्स हो चुके हैं, जैसे बीच में सही हुए थे अब थोड़े और ख़राब हो गए हैं बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से, और जो चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को इन द यूएन उसकी वजह से। कई बार अगर कोई बात होती है ना जहाँ पे जैसे पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ बात होनी होती है और उससे अगर हमें इंडिया को फ़ायदा मिलना होता है, जैसे हम कश्मीर इशू करते हैं या कोई भी करते हैं, तो चाइना ना हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो हाउ कैन वी बी वेरी फ्रेंडली, तो ये प्रॉब्लम चलती है, ठीक है। विद दिस चाइना का आपको समझ में आ गया कि क्यों चाइना इतनी पावरफुल कंट्री है। अब आते हैं नेक्स्ट कंट्री के ऊपर जो है जापान। तो ये ना अलग बॉक्सेस में दे रखी है, मेन तो 3 ही सुपर आप कह सकते हो कंट्रीज आप कहो या नेशनल सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें बताई है। EU जो एक कंट्री नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज है, एशियन बहुत सारी कंट्रीज है, और चाइना जो इस समय पे अमेरिका को टक्कर देती हैं। अब 2 बॉक्सेस में हमें और बता रखी है, एक है हमारा ये जापान, ठीक है। तो जापान की अगर आपको जानना हो जापान कितना ताकतवर है, तो ये ब्रांड्स के नाम सुनो, सोनी, टोयोटा, होंडा, कैनन। घर में ही निकल जाओगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, एक्टिवा देख लो, अपना गाड़ी देख लो, टीवी देख लो, ठीक है। तो भाई ये क्या है, ये सब जापानीज़ ब्रांड है, तो ये हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं। तो सोच लो इसकी इकोनॉमी कितनी बढ़िया होगी। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो ना के बराबर हैं, ठीक है, जैसे मिनरल्स होते हैं ना, कोयला वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें ना के बराबर है, सब ये इंपोर्ट ही कराता है, सब बाहर से खरीदता है, तब भी देखो इतना ज़्यादा पावरफुल है आज के समय पे जापान। अगर हम World War II की बात करें तो उसके बाद से जापान ने बहुत तरक्की करी। इनफैक्ट ये तो एक ही देश ऐसा है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसमें न्यूक्लियर वेपन का अटैक भी सहा है, बट फिर भी देखो जापान आज के समय पे कितना आगे तरक्की पे पहुंच चुका है। OECD जो है 1964 में जापान उसका मेंबर बन गया था, और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान की 2017 में, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, यानी कि अमेरिका, EU एंड देन जापान। तो सोचो कि इतनी सी छोटी सी कंट्री है प्यारी सी, और इन पे अपने मिनरल भी नहीं है, और ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। एशियन मेंबर है ये, ओनली एशियन मेंबर है ये G7 का। तो जो G7 ग्रुप है, G7 ग्रुप जो एक्सक्लूसिव ग्रुप है उसका ओनली एशियन मेंबर है ये। 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है जापान, ओनली कंट्री हिट बाय न्यूक्लियर बॉम्ब, ये आपको पता ही है। 2nd लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है UN के बजट का, तो UN में कितनी इसकी चलती होगी, 2nd लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, अबाउट 10%। बाकी कौन देता है ज़्यादा, अमेरिका देता है। हैज़ अ सिक्योरिटी अलायंस विद USA सिंस 1951, इसका USA से सिक्योरिटी अलायंस है 1951 से। चाइना जो हमारा, चाइना बोल रही हूँ बार बार, जापान जो है वो वॉर पे नहीं जाएगा, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिख रखा है जो है आर्टिकल 9 में कि ये वॉर नहीं करेंगे कभी भी। अब ये वॉर नहीं करेंगे तो मतलब क्या ये अपनी मिलिट्री नहीं रखते, मिलिट्री पे फोकस नहीं करते हैं, रखते हैं फोकस मिलिट्री पे, सिर्फ 1% अपनी इकोनॉमी का मिलिट्री को ये जो है लगाते हैं, और उसमें से भी तुम्हें पता है इनकी मिलिट्री क्या है, 7th लार्जेस्ट
लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। और अमेरिका भी हमेशा कोई इनको मिलिट्री की ज़रूरत पड़ी तो इनकी मदद करने के लिए खड़ा है, ठीक है। तो ऐसा इनका है जापान का। तो आप सोच सकते हो सिर्फ 1% अभी अपनी जीडीपी का लगा रहे हैं तो 7th लार्जेस्ट इनकी मिलिट्री है, तो ज़्यादा लगा देंगे तो कितनी ही हो सकती है। सिक्योरिटी अलायंस है इनका, उसके साथ में यूएसए के साथ में, यूएसए इनकी मदद करने आएगा, तो जिसके साथ यूएसए खड़ा है उसे डरने की ज़रूरत ही क्या है। नेक्स्ट जो है इनकी इकोनॉमी वाइज भी बहुत ज़्यादा इनकी इन्फ्लुएंस है, तो भाई ये एक फोर्स टू रेकन विद है यूएसए। अब आती है हमारी नेक्स्ट कंट्री, प्यारी सी कंट्री हमारी साउथ कोरिया, ठीक है। तो साउथ कोरिया जैसे हम सुनते हैं तो के पॉप, के ड्रामा, बीटीएस, तो ये तो ऑब्वियसली गाइस उनकी सॉफ्ट पावर है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है इससे साउथ कोरिया का। बट इसके अलावा भी साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल पावर भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इनके यहाँ पे तो इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक है कि यहाँ पे लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो पढ़ते हैं। तो कोरिया जो है डिवाइडेड था नॉर्थ कोरिया में और साउथ कोरिया में, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 डिवाइड हो जाता है, ठीक है जी। और साउथ कोरिया एक डिफरेंट कंट्री बन जाती है, ठीक है। अभी जो है कोरिया जो है, दोनों ही कोरिया ने ज्वाइन करा था 17 सितंबर 1991 को यूएन को, ठीक है। कोरिया जो है हमारा, ये साउथ कोरिया पूरा नहीं बोलूँ, कोरिया ही बोल रही हूँ, ये एक बहुत बड़ा पावर आज के समय पे बन चुका है एशिया के अंदर। एंड ये जो इनका रैपिड ग्रोथ शुरू हुआ था कोरिया का, वो हुआ था 1960s से 80s में। 1960s से 80s के बीच में ये बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई। इसी तरक्की को बोला जाता है मिरेकल ऑन द हान रिवर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपको इनसिग्निफिकेंट लगे यार ये कहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन, बोर्ड के पेपर में 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन मिरेकल ऑन द हान रिवर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो इतनी तरक्की करी साउथ कोरिया ने 1960 से 80 में, इसे कहा जाता है, ठीक है। इन 2017 साउथ कोरिया 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। तो आपकी इस बुक के अंदर ना ज़्यादातर 2017 का ही डेटा दे रखा है, अगला डेटा जब आएगा तो तुम्हें क्या करना है, तुम तो पास आउट हो चुके हो, ओके। एंड 10th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग है इसकी, ठीक है जी, पूरे वर्ल्ड की। HDI रैंक जो ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक होती है वो 18 है, इतनी अच्छी है मतलब। और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स करे अपने यहाँ पे, लोगों को ज़मीनें मिली, लैंड रिफॉर्म्स हुए यहाँ पे, रूरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट करी, यानी कि गाँव में भी जाके इन्होंने तरक्की करी, इक्विटेबल ग्रोथ है इनके यहाँ पे, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक अच्छी है। इनके एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, गवर्नेंस भी अच्छी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी अच्छी है, यानी कि जो इनकी कंट्री में आता है ना उसको ये कंट्री के पब्लिक के बीच में अच्छे से डिवाइड करते हैं, सबको बेनिफिट मिलते हैं। जैसे हमारे कहते हैं ना अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं, इनके यहाँ वो थोड़ा कम है, कोशिश कर रहे हैं उसको कम करने की। इनके भी ब्रांड्स, आप निकलो, सैमसंग मोबाइल जो है तुम्हारा जिस पे तुम वीडियो देख रहे हो वो कहाँ है, ये साउथ कोरिया का ही ब्रांड है। LG जो AC चल रहा होगा, Hyundai की गाड़ी, ये सब इंडिया के अंदर पॉपुलर ब्रांड है और ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो कमाई किसको जा रही है, इन्हीं को तो जा रही है सारी की सारी। तो इंडिया एंड साउथ कोरिया की अगर हम बात करें फिलहाल इस समय पे, इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन अच्छे हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हमने साइन करे हैं ट्रेड रिलेटेड, और हमारे कल्चरल एंड कमर्शियल सारे टाइज अच्छे हैं। तो ये हो गया साउथ कोरिया का, इसको मैंने आंसर फॉर्म में कर दिया, ये NCERT से नहीं है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है आप यही पॉइंट्स लिख देना। तो विद दिस गाइस हमारे सारे के सारे जो है आप कह सकते हो हमने पावर्स पढ़ ली, जो हम कहते हैं कि यूएसए को टक्कर देने वाली हैं। अब ये मत सोचना हम नहीं हैं, हम भी काफ़ी अच्छी पावर है, हम भी बहुत राइज कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको एक CBSE से अलग PDF भी मिल रखा है जहाँ पे रशिया दे रखा है, इंडिया दे रखा है, चाहो तो आप वो पढ़ सकते हो, बट पेपर में तो हमारे NCERT से ही आएगा। विद दिस इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। चैप्टर जैसे समझ में आ गया है बढ़िया से बता दो जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कि हाँ दीदी समझ में आ गया है, सब लिख दो दीदी पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। कोई कमी लगी है, कोई क्वेरी है बताओ, ठीक है, कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, अगले वीडियो के अंदर समझा दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दो, जो भी आपके पास ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है मैं सारे ही पढ़ा रही हूँ गाइस, ठीक है। पूरी ज्योग्राफी पढ़ा रखी है, हिस्ट्री चल रही है आपकी, इको चल रही है, इंग्लिश चल रही है, फिजिकल एजुकेशन चल रही है, एंड ये चल रहा है हमारा पॉलिटिकल साइंस। इंस्टाग्राम पे डेली नोट्स डल रहे हैं, तो गो एंड जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, लाइक करो वीडियो को और अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।